नमस्कार, आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन, जिसके जरिए हमारी कोशिश होती है कि आपकी तमाम कोशिशों को सफल बना सकें। सरकार की योजनाओं के जरिए हो या नवीनतम तकनीकों को आप तक पहुंचाकर, क्योंकि बदलते समय के साथ बहुत कुछ बदल रहा है। हमारे काम करने का तरीका भी, हमारी ज़रूरतें भी, और इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज़रूरी ये है कि हम मेहनत तो करें ही, लेकिन स्मार्ट तरीके से करें, क्योंकि हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क बहुत ज़रूरी है। कार्यक्रम की आज की कड़ी में भी कुछ ऐसे ही स्मार्ट वर्क के तरीकों पर करेंगे बातें, लेकिन सबसे पहले डालेंगे नजर अपने पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। नमस्कार, खबरें खेती की में स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर मुख्य कृषि समाचारों पर। किसानों तक सभी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का सरकार ने लिया कृत संकल्प। बढ़ती ठंड में पशुओं का रखे खास ख्याल, एवं किसानों के लिए बेहद उपयोगी कंबाइन हार्वेस्टर मशीन। राज्य सरकार किसानों के हित में सतत प्रयत्नशील है। उन्हें सभी योजना का लाभ मिल सके, इसके लिए उच्च स्तरीय समीक्षा की जा रही है। इसके लिए सभी अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी योजनाओं के क्रियान्वयन पर निगरानी रखने को कहा गया है। पिछले दिनों राज्य में कृषि मंत्री कुमार सर्वजित ने बताया कि किसानों को जो भी समस्या सामने आई है उसे जल्द ही निपटाया जाएगा। और किसान के लिए जो हम काम कर रहे हैं उनको क्या फ़ायदा हो रहा है और कहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, सब अधिकारीगण हम लोग बैठे हैं और बैठ करके इसकी समीक्षा करेंगे। और जहाँ पे दिक्कतें आई हैं उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको सुधार करें। और लेकिन आप सबको पता है कि अगर किसी चीज़ में थोड़ी विलम्ब होती है तो यह समझ लीजिए कि वो धरातल स्तर पे उसकी जो है समीक्षा हो रही है। पशुपालक भाई बहनों, इन दिनों पूरा प्रदेश शीतलहर के चपेट में है। ऐसे में अपने पशुओं की देखभाल और ठंड से बचाव के लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इस मौसम में शीतलहर से मुख्यतः पशुओं को प्रभावित होने की संभावना रहती है। ऐसे में इससे बचाव के लिए आप अपने पशुओं को ठंडी हवा से बचाव के लिए जूट के बोरे से ढक कर रखें। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि उनके बाड़े में हवा सीधा प्रवेश न कर सके। किसान भाई बहनों, आप अगर सब्जियों की खेती में केचुआ खाद यानी वर्मिंग कंपोस्ट का प्रयोग करते हैं तो फसलों की गुणवत्ता में काफ़ी वृद्धि देख पाएंगे, क्योंकि वर्मिंग कंपोस्ट के प्रयोग से पोषक तत्व नष्ट नहीं होते और फसल बेहतर गुणवत्ता वाली होती है। किसान भाई बहनों, यदि आप अपने खेतों में टमाटर लगाने जा रहे हैं तो इसके प्रभेदों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। टमाटर के अच्छे प्रभेदों में है हींग सोना, जो देशी प्रभेद है, इसे कहीं भी लगा सकते हैं। टमाटर न सिर्फ सब्जी का जायका बढ़ाता है बल्कि त्वचा की देखभाल में भी टमाटर प्रयोग किया जाता है। टमाटर में विटामिन, पोटेशियम के अलावा कई प्रकार के खनिज तत्व मौजूद होते हैं जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं। टमाटर की देशी किस्में हैं पूसा शीतल, पूसा 120, पूसा रूबी, पूसा गौरव, अर्का विकास, अर्का सौरभ और सोनाली आदि। जबकि हाइब्रिड किस्में हैं पूसा हाइब्रिड 1, पूसा हाइब्रिड 2, पूसा हाइब्रिड 4 रश्मि और अविनाश 2 रश्मि आदि। किसान भाई बहनों, बैगन एक लोकप्रिय सब्जी है जिसकी मांग बाजार में हमेशा ही बनी रहती है। यही कारण है कि उत्पादकों में भी इसकी खेती को लेकर उत्साह रहता है और इसका उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। आज हम आपको मिलवाते हैं ग्राम नारायणपुर, वैशाली जिला के एक ऐसे ही किसान भगवान सिंह से, जो कि बैगन की खेती कर न केवल अपना जीवन निर्वहन कर रहे हैं बल्कि सफलता के नए आयाम भी सृजित कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनकी ही जुबानी उनके अनुभव की कहानी। मैंने सिर्फ 1 एकड़ में बैगन का खेती जैविक विधि से किया था और वैज्ञानिक के सलाह से मैंने जैविक विधि से खेती किया है। इसमें बहुत अच्छा बेनिफिट लगा है। कृषक बंधुओं, कंबाइन हार्वेस्टर मशीन का उपयोग करने से मजदूरों की समस्या दूर होती है, साथ ही कम समय में ज़्यादा काम लिया जा सकता है। इस मशीन के उपयोग से एक बार में ही फसल की कटाई, कुटाई, दौनी और फसल के दानों की सफाई एक साथ हो जाती है। इसे विशेष रूप से गेहूं, मक्का, चना, सरसों और मूंग की फसलों की कटनी और दौनी के लिए प्रयोग किया जाता है। अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव। आइए चलते हैं बाकरगंज पटना अनाज मंडी, जहां जानेंगे अनाजों के ताज़ा भाव।
लोकल गेहूँ 3,200 रुपये प्रति क्विंटल, सुपर चावल 5,200 रुपये प्रति क्विंटल, अरवा चावल 5,000 रुपये प्रति क्विंटल, बासमती चावल 10,000 रुपये प्रति क्विंटल। अब समय हो चला है मौसम पूर्वानुमान का। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। खबरें खेती की में अभी आप रूबरू हो रहे थे मौसम के मिजाज से, लिया आपने जायजा मंडी के भाव का, जाना आपने अपने ही एक सफल साथी के सफलता के राज को भी, और अब समय हो चला है जानकारियों के सिलसिले को आगे बढ़ाने का, जहां इस भेंट वार्ता के जरिए हम आपको मिलवाने जा रहे हैं अपने विशेषज्ञ से। और जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में ही मैंने जिक्र किया था स्मार्ट वर्क का, तो अपने विशेषज्ञ से हम जानने का प्रयास करेंगे स्मार्ट खेती के आधुनिक तरीकों के बारे में। नमस्कार किसान भाइयों, हमारे दर्शकों, मैं प्रियंका आप सभी का कृषि दर्शन में स्वागत करती हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे स्मार्ट खेती के लिए आधुनिक तकनीक के बारे में, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ है वरीय वैज्ञानिक ICAR पटना से डॉक्टर रोहन कुमार रमन। सर से आज हम सबसे पहला सवाल करेंगे कि स्मार्ट खेती क्या है और आधुनिक तकनीक इसमें कितना ज़रूरी है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो जैसे कि हमने अपने दर्शकों से कहा कि सबसे पहला हम आपसे सवाल ये करना चाहते हैं कि आखिर ये स्मार्ट खेती क्या है और इसकी ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी, इसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। स्मार्ट खेती को स्मार्ट कृषि भी बोलते हैं। स्मार्ट खेती में कृषि की उपज को सतत स्थिरता प्रदान करने के लिए, अनुकूलता प्रदान करने के लिए और पर्यावरण के इफेक्ट को कम करने के लिए जो आधुनिक तकनीक के साथ डाटा संचालन को, जो कृषि संचालन को अनुप्रयोग करते हैं, उसी को हम स्मार्ट खेती बोलते हैं। स्मार्ट खेती के तहत हम किसानों के खेतों से फसल, मिट्टी की जो और गुणवत्ता है, pH और पानी का लेवल, मौसम की जानकारी और कीट का जो उस पर प्रभाव पड़ता है, बीमारियों के जो इफ़ेक्ट होता है, उसकी जानकारी हम डाटा के मदद से लेते हैं। और इसमें हम इसके लिए जो है वो सेंसर और GPS सैटेलाइट मददगार साबित होती है। और इसके थ्रू हम क्या करते हैं कि वो डाटा हम कलेक्ट करते हैं, उसको एनालिसिस करके हम एक डिसीजन पे पहुंचते हैं, और वो डिसीजन जो निर्णय लेता है वो मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वो हम किसानों को बताते हैं। इसके बाद किसान अपने खेतों में इसका डिसीजन का उपयोग करके अपने जो रिसोर्सेस होते हैं उसको वो कम लागत में ज़्यादा फसल उत्पादन करते हैं। जैसे कि वो जो प्राकृतिक रिसोर्सेस हैं, जैसे कि कम जल में खेती करना और सही समय पे उसको बीमारियों के बारे में पता करना और सही समय पे उसके मिट्टी की उर्वरकता के बारे में पता करना, इन सभी चीज़ की जानकारी किसानों को जो सही समय पे और समय से पहले मिल जाती है। तो इसके लिए किसान फसल का उचित प्रबंधन करते हैं और फसल का प्रबंधन करने से उन्हें अधिक लाभ होता है और अधिक उपज उसे पैदावार होती है। सर, आपने बताया कि स्मार्ट खेती क्या है। हम ये जानना चाहते हैं कि जो हमारे किसान भाई हैं, जितने भी जो कृषि की जो अभी कर रहे हैं, चाहे कोई भी मौसम हो, तो ये जो स्मार्ट खेती के लिए आधुनिक तकनीक है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये भी हम चाहेंगे कि हमारे किसान भाइयों को आप थोड़ा विस्तार में बताएं।
आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसे कि आप देखते आ रहे हैं कि बहुत दिनों से लगातार हम नई नई तकनीकों का उपयोग तो करते आ रहे हैं, लेकिन समय के साथ जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसमें तापमान दिनों दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और असमय वृष्टि जो बारिश होती है वो होती है। इसका अनुमान पहले से हमारे किसान भाई लगा नहीं पाते हैं। इसके लिए क्या करते हैं कि इससे उसके फसल को प्रभाव पड़ता है और उसे हानि पहुंचती है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि जब 2050 की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा होने वाली है और उसके लिए हमारे जो उत्पादन है, कृषि उत्पादन, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। लगभग 70% की बढ़ोतरी की उसमें आशंका व्यक्त की गई है। तो उसको प्राप्त करने के लिए और साथ ही साथ हमारे जो दिन प्रतिदिन है जो खेती योग्य जो भूमि होती है वो घटते जा रहा है। तो इस सब के लिए हमें और अपने प्राकृतिक संपदाओं को बचाना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस सब के लिए हमें एक ऐसी तकनीक की आवश्यकता है जो कि ऑप्टिमम लेवल पे ऑप्टिमाइज रिसोर्स को यूज करके हम ज़्यादा से ज़्यादा खाद्य पदार्थ की आपूर्ति करें। तो इसके लिए हम स्मार्ट खेती की ज़रूरत पड़ती है। और साथ ही हम बता दें कि जैसे आपके पास बहुत बड़ा क्रॉप का फील्ड है तो वहाँ पे आप देखेंगे कि उर्वरकता हर जगह पे एक जैसा नहीं होता है। तो वहाँ पे जो इसकी तकनीक है, जिससे जीपीएस तकनीक है, जो सैटेलाइट के माध्यम से आप वहाँ से डाटा कलेक्ट करते हैं, वहाँ से आप ये पता कर सकते हैं कि खेत के किस भाग में वहाँ पे उर्वरकता की कमी है या फिर कहाँ पे बीमारी का लग रहा है या फिर और दूसरे जो कारक हैं जो फसल को नुकसान पहुँचाते हैं, उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करके आप वहाँ पे उचित फसल प्रबंधन कर सकते हैं। इसमें जैसे नई तकनीक ड्रोन का उपयोग कर सकते हैं और दूसरे भी तकनीकी हैं। तो इसीलिए इसकी बहुत ज़रूरत है कि हम अधिक से अधिक उत्पादन लें और उस उत्पादन जो हमारा जो टारगेट है 2050 तक, उस उत्पादन को हम मेंटेन करें। वहाँ पे पहुँचने के लिए इसकी बहुत ही ज़रूरत है। तो किसान भाइयों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि स्मार्ट खेती के लिए आधुनिक तकनीक की ज़रूरत क्यों है, आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उनके लिए यह कितना ज़रूरी है। एक और ख़ास सवाल है सर हमारे दर्शकों की तरफ से, किसान भाइयों की तरफ से, कि ये जो स्मार्ट खेती है, ये इसमें जो आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल, जिसने आपने कहा कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, कितना ज़्यादा, इसका उपयोग की अगर बात किया जाए तो किस प्रकार से इसकी उपयोग की जा सकते हैं, कैसे जो है किसान भाई इसको आसान बना सकते हैं या किस हद तक इसको मतलब अपने अनुकूलता के अनुसार वो प्रयोग कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी हमारे दर्शकों को दें। स्मार्ट कृषि में जो तकनीक उपयोग होते हैं उसमें कुछ तकनीकों के बारे में मैं बताना चाहूँगा। जैसे कि आईसीटी टूल्स होता है, आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन करके होता है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है कि हमारे जो खेत हैं वहाँ से आप जो डाटा को लेते हैं, जैसे कि हमारे जो मिट्टी की क्वालिटी के बारे में जानना हो, चाहे वहाँ पे मॉइस्चर लेवल के बारे में जानना हो या मौसम की जानकारी प्रदान करना हो या फिर वहाँ पे बीमारियों के बारे में जानना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि वहाँ पे इस टूल का उपयोग करके वो डाटा को कैप्चर करते हैं, स्टोर करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रांसफॉर्म भी करते हैं। दूसरा जो टूल है इसका वो है IoT डिवाइस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या होता है, ये एक सेंसर बेस्ड जो फिजिकल डिवाइस होता है जिसको कि आप अपने खेतों में रख करके आप घर बैठे आप वहाँ के खेतों की निगरानी कर सकते हैं। मवेशियों के शरीर में इसको डाल करके उसके मूवमेंट को आप ट्रैक कर सकते हैं। कृषि मशीनरी जो होता है उसमें आप ऑब्जर्वेशन उसको ले सकते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण टूल है इसमें वो है मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये दोनों जो है जो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये स्मार्ट खेती जो है वो डाटा आधारित कृषि होता है, इसलिए इसमें जो बड़े डाटा आ जाते हैं हमारे पास तो उस समय में हमारे सिंपल जो ह्यूमन बीइंग है उसके लिए ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो पाता है। तो उस केस में स्थिति में हम क्या करते हैं, मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हैं। उससे प्रिडिक्टिव मॉडल के तहत जो क्रॉप यील्ड एस्टिमेशन करते हैं, क्रॉप फोरकास्ट करते हैं, मौसम की पूर्वानुमान लगाते हैं और भी बीमारियों के होने की संभावनाओं को व्यक्त करते हैं। इस तरह से इसकी जानकारी ये किसानों को प्रदान करते हैं। जो चौथा चीज़ है इसमें वह ऑटोमेशन और रोबोटिक्स। ऑटोमेशन जैसे कि आपने नाम सुना होगा कि ड्राइवरलेस ट्रैक्टर और रोबोट, ये जस्ट आपका एक मजदूर या ह्यूमन बीइंग की तरह काम करता है। इसको प्रोग्राम इसमें फिट करने के बाद वो बिना आदमी के भी आपके खेतों की जुताई, निकौनी, बुआई जो भी करना हो, ऑपरेशन, हार्वेस्टिंग, वो करता है और इसमें आपका जो श्रम एक्स्ट्रा लगना था उस श्रम को ये बचाता है। साथ ही साथ इससे यदि आप काम लेते हैं तो जो रासायनिक
का जो उपयोग आप खेतों में करते हैं तो उससे होने वाले नुकसान से भी आप बच पाते हैं। तो ये कुछ इसकी तकनीकियाँ हैं जिस पर कि ये स्मार्ट खेती में इसका उपयोग किया जाता है। सर, एक और बात है कि हमारे जो किसान भाई हैं वो मौसम के अनुसार काम करते हैं कि कब किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, किस मौसम में क्या इस्तेमाल होना चाहिए, कितना इस्तेमाल होना चाहिए, उसके अनुसार वो काम करते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो स्मार्ट खेती में ये आधुनिक तकनीक कैसे काम करता है और क्या इसमें मौसम का कोई ये उपयोगिता है कि मतलब इस मौसम में ही इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए या फिर कोई ख़ास मौसम में इस्तेमाल किया जाना चाहिए? ऐसा अगर कुछ है तो प्लीज़ हमारे दर्शकों को ये भी बताएं। जैसा कि आप को बताना चाहूँगा मैं, ये इसके कार्य करने की जो तकनीक है वो ये है कि जब हम सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी को हम अपने खेतों में डालते हैं तो ये सबसे पहले वहाँ से डाटा कलेक्ट करता है, वो उसको एनालाइज करता है, डायग्नोज करता है और उसके बेसिस पे ये एक डिसीजन लेता है। यदि वो सही डिसीजन है तो आपको वो बताता है, उसके बाद ये फिर से एक्शन करता है, तब तक करते रहता है जब तक कि उस डाटा के लेके एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन पे ये पहुंच नहीं जाए। तो इसके बेसिस तरह ये काम करता है। और जहाँ तक मौसम का बात है तो ये हर मौसम में काम कर सकता है, बस आपको यंत्र को बचा के रखना पड़ेगा और उस मौसम के आधारित आप यंत्र वहाँ पे लगा सकते हैं, जिससे कि किसान भाई इसका बहुत ही सदुपयोग कर सकते हैं। सर, सवाल तो हमारे किसान भाइयों की तरफ से हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन क्या करें, समय ने इशारा किया है आपसे इजाज़त लेने का। अगले प्रोग्राम में और भी कई सवाल किया जाएगा, लेकिन इस कार्यक्रम के लिए फ़िलहाल आप आए, अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन बनाना है। मिट्टी की उर्वरक शक्ति और फसल उत्पादन बढ़ाने, शुद्ध खान पान एवं किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्राकृतिक खेती करने का आह्वान किया है। मातृभूमि पुत्रोहम पृथ्व्या, अर्थात धरती हमारी माता है और हम उसके पुत्र। माता और पुत्र के इस रिश्ते को सदियों से सींचती आई है हमारी प्राकृतिक कृषि या देसी गौ आधारित कृषि। प्राकृतिक कृषि का अर्थ है बिना रसायन और बाहरी आदानों के प्राकृतिक संसाधनों का खेती के साथ समन्वय। प्रयोगों से पता चला है कि 10 किलोग्राम गोबर के साथ गौमूत्र, गुड़ एवं 2 दाले का आटा या बेसन आदि मिलाकर उसका प्रयोग किया जाए तो चमत्कारिक परिणाम मिलता है, जिसका नाम रखा गया है जीवामृत। प्राकृतिक कृषि प्रक्रिया में धरती का अमृत जीवामृत। आइए हम जानते हैं कि जीवामृत का निर्माण कैसे होता है। जीवामृत निर्माण के लिए जरूरी सामग्री: 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर, 8 से 10 लीटर देसी गाय का मूत्र, 1.5 से 2 किलोग्राम गुड़, 1.5 से 2 किलोग्राम बेसन, 180 लीटर पानी और मुट्ठी भर पेड़ के नीचे की मिट्टी। आसानी से उपलब्ध इन सामग्रियों से जीवामृत बनाने की विधि भी इतनी सरल है कि कोई भी किसान इसे अपने आप बना सकता है। इन सामग्रियों में से गुड़, बेसन एवं गोबर को पानी या तो गौमूत्र का उपयोग करके लिक्विड जैसा बना सकते हैं। अब इन सामग्रियों को एक ड्रम में डालकर उसे लकड़ी के एक डंडे से घोलना है। ठीक से घोलने के बाद जीवामृत बनने के लिए 2 से 3 दिन तक छाया में रख देना है। प्रतिदिन सुबह और शाम घड़ी की सुई की दिशा में लकड़ी के डंडे से 2 मिनट तक इसे घोलना है और जीवामृत को बोरे से ढक देना है। ये जीवामृत जब सिंचाई के साथ खेत में डाला जाता है तो भूमि में जीवाणुओं की संख्या अविश्वसनीय रूप से बढ़ जाती है और भूमि के रासायनिक व जैविक गुणों में वृद्धि होती है। जीवामृत को महीने में 2 बार या 1 बार उपलब्धता के अनुसार 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई के पानी के साथ देना चाहिए। फलों के पेड़ों के पास दोपहर 12 बजे जो छाया पड़ती है
उस छाया के पास प्रति पेड़ 2 से 5 लीटर जीवामृत भूमि में महीने में 1 बार या 2 बार गोलाकार में डालना चाहिए। इससे मिट्टी स्वस्थ बनती है और फसल भी उतनी ही बेहतर मिलती है। इससे किसान के मित्र माने जाने वाले केंचुओं की संख्या बढ़ती है। प्राकृतिक कृषि में गहरी जुताई की भी जरूरत नहीं होती है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक कृषि भूमिगत जल को भी बढ़ाती है। इस प्रक्रिया से मुख्य फसलों के साथ सहयोगी फसलों को भी बोया जा सकता है। घन जीवामृत का ही सूखा हुआ स्वरूप है, जिसे फसल बोने से पहले जमीन में मिलाया जाता है। धूप में सुखाए गए 200 किलोग्राम गोबर में ताजा बना 20 लीटर जीवामृत मिलाकर 2 दिन छाया में रखते हैं। इसे एक बार फिर से धूप में सुखाकर तथा डंडे से पीसकर महीन बना दिया जाता है। यही घन जीवामृत है जिसे 1 एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। बीजामृत प्राकृतिक खेती का एक आवश्यक आदान बीजामृत है। बीजामृत जहां बीज को बीज जनित रोगों से बचाता है, तो वहीं इसकी अंकुरण क्षमता को अद्भुत रूप से बढ़ाता है। देसी गाय के 5 किलोग्राम गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 50 ग्राम बुझा हुआ चूना और थोड़ी सी मिट्टी को 20 लीटर पानी में मिलाकर बीजामृत बनाया जाता है। एक रात रखने के बाद इसमें 100 किलोग्राम बीज का संस्कार किया जाता है। इससे 1 दिन बाद संस्कारित बीज बुआई के लिए तैयार हो जाता है। आच्छादन प्राकृतिक खेती का एक महत्वपूर्ण नियम है। खेती वाली सारी भूमि को फसल अवशेष से या छोटी अवधि की अंतर फसलों से पूरा ढक दिया जाता है। आच्छादन भूमि में नमी बनाए रखता है तथा वातावरण से नमी को खींचकर खेती हेतु पानी की खपत को भी अद्भुत रूप से घटाता है। जीवाणुओं एवं केंचुओं की गतिविधियों को बढ़ाता है, खरपतवार को नियंत्रित करता है तथा अंत में विघटित होकर जमीन से कार्बन उत्सर्जन को रोककर भूमि की जैविक कार्बन क्षमता को बढ़ाता है। वापसा इस कृषि विधि में वापसा निर्माण भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिससे भूमि में हवा एवं नमी का बराबर संतुलन बनाए रखा जा सकता है। अग्निअस्त्र प्राकृतिक कृषि विधि केवल भूमि की उत्पादन क्षमता को ही नहीं बढ़ाती है, बल्कि कीट एवं बीमारियों की रोकथाम के लिए भी एक प्रभावी विकल्प प्रदान करती है। फसलों पर कीट पतंगों की रोकथाम के लिए स्थानीय वनस्पति पर आधारित सस्ता तथा किसान के खेत में बनने वाला ही आदान है अग्निअस्त्र। 5 किलोग्राम नीम या अन्य स्थानीय पौधा जिसे गाय नहीं खाती, उसके पत्ते, 20 लीटर देसी गाय का मूत्र, 500 ग्राम तंबाकू पाउडर, 500 ग्राम हरी मिर्च तथा 50 ग्राम लहसुन के पेस्ट को मिलाकर धीमी आंच में उबालकर 48 घंटे के लिए रखा जाता है। सुबह शाम 2-2 मिनट के लिए घोलें। इस घोल का 6 लीटर प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी अर्क इत्यादि भी कीट पतंगों की रोकथाम के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इस तरह खट्टी लस्सी, कंडित, सौठास्त्र इत्यादि प्रभावी रूप से विभिन्न बीमारियों के निवारण के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो देखा आपने कितना आसान है प्राकृतिक खेती करना हम किसानों के लिए। इससे न केवल हमारे स्वास्थ्य बल्कि हमारी भूमि के साथ साथ आसपास के वातावरण को भी लाभ मिलता है। एक एक किसान आत्मनिर्भर बने, और ऐसा तभी हो सकता है जब अप्राकृतिक खाद और दवाइयों के बदले हम मां भारती की मिट्टी का संवर्धन गोवर्धन से करें, प्राकृतिक तत्वों से करें। हर देशवासी हर चीज के हित में, हर जीव के हित में प्राकृतिक खेती को हम जन आंदोलन बनाएंगे। मेरा नाम सत्या है। मैं मेरे 150 पौधा हैं जिसमें मैं प्राकृतिक खेती की अब स्प्रे कर रही हूँ। अगर जहरीली स्प्रे हम दुकानों से खरीद के करते थे तो उससे हमारे खर्चा ज़्यादा आता था, पैसा भी ज़्यादा लगता था, और इसमें हमारे को खर्चा भी कम है और फल भी अच्छा बन रहा है, जिसके लिए हमें यूरिया डालने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी इसमें। पहले सर अगर 5000 का खर्चा हमारा आता था स्प्रे का,
तो अब ये हमारा 500 का भी शायद खर्चा नहीं आया है। इसलिए मैंने अपने बगीचे से शुरू करा है, पर इस साल मैं सबको बता रही हूँ कि आगे के लिए आप ही जो मैंने किया है अपने बगीचे में, आप ये स्प्रे करके देखो। दिल खुश हो जाता है सर, जब अपनी फसल इस तरह से अच्छे से आए तो दिल भी खुश हो जाता है सर। और मेरी लोकल वैरायटी हाइब्रिड और एक ही दिन लगाया था। अब हाइब्रिड में अभी तो कुछ भी नहीं, इसके सिमटन ने बालियों को, ये जो मेरा लोकल है इसको देखो कितनी अच्छी ढंग से बालियाँ, ये बिल्कुल भरपूर इसमें ये छिट्टा इसका पड़ा हुआ है। इस फसल में मैंने सबके जब भी इसमें बीज लगाया था तो बीजामृत से मैंने ट्रीट किया था बीज को। उसके बाद जीवामृत जो हमारे गाय, देसी गाय का गोबर गौंत्र से हम तैयार करते हैं, उसी की स्प्रे इसमें करता हूँ। 21 दिन के बाद पहली स्प्रे, 35 दिन के बाद दूसरी स्प्रे और 2 महीने के बाद तीसरी स्प्रे। बाकी स्प्रे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो किसान भाइयों और बहनों, आप भी इन किसानों की तरह प्राकृतिक खेती अपनाइए और अपने जीवन में लाभ, खुशी और समृद्धि पाइए। प्राकृतिक कृषि, आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान की खुशी। उम्मीद करते हैं कि आप इन जानकारियों का पूरा लाभ ले पाएं। कार्यक्रम से जुड़े रहिए ऐसी ही और भी जानकारियों के लिए। फिलहाल वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, तो रखिए अपना और अपनों का ख्याल और फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com और kddkpatna@gmail.com।